नमस्कार, संभव डिजिटल ऐप पे आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। अपन बात कर रहे थे अपने टॉपिक की, तो अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर मेटल लिगेंड बॉन्डिंग, जिसमें अपन ने पढ़ा था अपना टॉपिक वीबीटी। वीबीटी क्या था, तो अपन ने कहा संयोजकता बंध सिद्धांत था। क्या था, इसके कुछ चीजें अपन ने पढ़ी, फिर अपन ने पढ़ा टॉपिक स्टार्ट होता है अपना वीबीटी की कमियों से, कि वीबीटी जो थी वो किन किन की एक्सप्लेनेशन है वो नहीं कर सकी थी, तो कुछ जो कमियां थी वो अपन ने पढ़ ली थी। अब अपन पढ़ते हैं अपने टॉपिक को इसके आगे कंटिन्यू। देखिए नेक्स्ट कमी पढ़ते हैं अपन वीबीटी की। देखिए वीबीटी की कमी क्या थी कि वीबीटी जो है, वीबीटी के द्वारा संकुलों की ज्यामिति की व्याख्या नहीं की जा सकती। ज्यामिति की व्याख्या नहीं की जा सकती। कैसे, देखिए एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं आपको। एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन निक्कल का, ठीक है। तो अपन ने कहा निक्कल है, इसके अगर अपन यहाँ पर बनाए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो अपन ने कहा एक बनाया अपन ने ये, और एक अपन ने बना दिया निक्कल साइनाइड के टेट्रासाइनाइड कॉम्प्लेक्स। देखो दोनों में धातु क्या है, समान। धातु की ऑक्सीकरण अवस्था भी क्या है, समान। लेकिन दोनों ही जगह पर इसकी ज्यामिति क्या आती है, भिन्न भिन्न आती है। देखिए कैसे, अपन ने कहा यहाँ पर बात करें निक्कल की, तो निक्कल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 3d8 4s2। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में। तो अपन ने कहा ये इलेक्ट्रॉन गए तो क्या बच गया, 3d8 4s0 4p। 4p कितना है, 0। 4d की जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि समन्वय संख्या कितनी है, यहाँ पर 4 है। तो देखिए जी निक्कल +2, तो कैसे बनाएगा, 3d, तो बनेगा 1 2 3 4 5। इलेक्ट्रॉन भरते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसको 4 खाली कक्षक चाहिए, तो एक s पड़ा है और क्या पड़े हैं, p। चारों को काम में लेगा, संकरण क्या हो जाएगा, sp3। और sp3 जो होता है तो उसकी आकृति जो आती है वो क्या आती है, चतुष्फलकीय। ठीक बात है। इधर देखिए सेम वही बात, निक्कल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 3d8 4s0 4p0। तो बनाते हैं अपन इसको निक्कल +2। तो देखिए जी 3d8 है तो बनेगा ये d कक्षक, d8 है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद में 4s, इसके बाद में ये क्या पड़ा है, 4p। लेकिन देखो लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग। क्या करा देगा, इसकी पेयरिंग। पेयरिंग कराते ही ये इस तरह से हो जाएगा, ये क्या हो गया, d। ये देखिए कितने थे, 5। इलेक्ट्रॉन कितने थे, 8। तो 8 को किस में भर देगा, ये 4 में। एक d क्या हो गया, खाली। एक s पहले से खाली, 3p पहले से खाली, 4 ही काम में लेना है। तो क्या हो जाएगा संकरण, dsp2। और dsp2 संकरण जब होता है तो आकृति जो आती है वो क्या आती है, वर्गाकार समतलीय। ठीक है। तो देखिए आकृति यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, वर्गाकार समतलीय। तो क्या कह देंगे कि वीबीटी के अकॉर्डिंग अगर सेम धातु है, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन लिगेंड फिर भी क्या है, अलग अलग। और लिगेंड अगर अलग अलग हैं तो यहाँ पर इन संकुलों की ज्यामिति जो आती है वो भी क्या आती है, अलग अलग आती है। और अलग अलग ज्यामिति जो आती है ये क्यों आती है, वीबीटी जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकती है। ठीक है, ये थी वीबीटी की नेक्स्ट कमी। अब देखिए इसके बाद पढ़ते हैं अपन, और देखिए और क्या कमियां थी वीबीटी में। तो अपन ने कहा 8वीं कमी, देखिए क्या कहेंगे कि संकुल जो होते हैं, संकुलों की वैद्युत उदासीनता की व्याख्या वीबीटी द्वारा नहीं की जा सकती है।
देखिए क्या कहना चाह रहा है ये। देखिए अगर अपन यहाँ पर बात करें इसमें, तो ये क्या है कि ज्यादातर जो संकुल होते हैं वो कैसी प्रकृति रखते हैं, उदासीन। क्यों? क्योंकि उदासीन जो संकुल होते हैं उनका स्थायित्व जो होता है वो क्या होता है, आवेशित संकुलों की बजाय ज्यादा स्थायी होता है। ये बात ठीक है। लेकिन अब अगर अपन देखिए, अपन अगर यहाँ पर कोई भी कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं जैसे ML4 यानी 4 लिगेंड वाला, या फिर अपन पढ़ें MLA6, ठीक है, यानी जहां लिगेंडों की संख्या कितनी हो सकती है, 6। बंध कौन सा है यहाँ पर, उपसय संयोजक। उपसय संयोजक बंध क्या होता है, जिसमें लिगेंड जो होता है वो अकेला धातु के डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर यहाँ 6 जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब ये 6 जो लिगेंड है ये इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, तो इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसने ग्रहण किए तो इस पर आवेश आ जाना चाहिए कितना, -12। या 4 है तो 4 मिलके इसको 8 इलेक्ट्रॉन देंगे तो कितना आ जाना चाहिए, -8 आना चाहिए। यानी ये जो संकुल है इसमें धातु जो है वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है, तो धातु पर क्या आना चाहिए, ऋणावेश, और लिगेंड इलेक्ट्रॉन देते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, धनावेश आना चाहिए। लेकिन अपन कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं है, तो वीबीटी जो है वो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकी। अपन इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ज्यादातर संकुल जो है वो वैद्युत उदासीन होते हैं। इसका कारण जो है वो क्या रहता है, तो देखिए अपन पढ़ेंगे इसमें क्या कहेंगे। सर्वप्रथम संकुलों के निर्माण में, सर्वप्रथम संकुलों के निर्माण में लिगेंड द्वारा धातु के रिक्त कक्षकों में इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन देकर लिख दूं मैं, इलेक्ट्रॉन देकर सिग्मा बंध का निर्माण किया जाता है। सिग्मा बंध का निर्माण किया जाता है। अब धातु को इलेक्ट्रॉन देंगे तो धातु के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या हो जाती है, वृद्धि, जिससे धातु के इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो जाती है। परंतु संकुलों की वैद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए, संकुलों की वैद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए धातु पुनः लिगेंड को इलेक्ट्रॉन देकर पाई बंध का निर्माण कर लेती है। पाई बंध का निर्माण कर लेती है। इसे बैक बॉन्डिंग या अपन कहें पश्च बंधन कहा जाता है। पश्च बंधन कहा जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होती है, एक मेटल, एक क्या होता है, लिगेंड। मेटल के पास में कुछ खाली कक्षक होते हैं लेकिन सारे खाली नहीं होते हैं। एस है, पी कक्षक है, ये क्या होते हैं, भरे हुए होते हैं इस तरह से। ठीक है, लिगेंड है, उसके पास में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, लेकिन इसके पास में भी क्या होते हैं, कुछ रिक्त कक्षक होते हैं।
तो देखो सबसे पहले लिगेंड जो है वो धातु को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, इलेक्ट्रॉन देता है, तो कौन सा बंध बनता है, सिग्मा। लेकिन उसके बाद में धातु जो है वो भरे हुए कक्षकों से इलेक्ट्रॉन किसको देती है, लिगेंड को, और कौन सा निर्माण करती है, पहला बंध सिग्मा और दूसरा पाई। अब ये पाई बंध जो है ये बैक बॉन्डिंग बना लेते हैं, यानी पश्च बंधन तो बन गया। लेकिन अब देखो ये बैक बॉन्डिंग जो होती है ये भी कितने टाइप की होती है, 3। कौन कौन सी होती है, अगर धातु के भी कौन से कक्षक काम आ रहे हैं, डी कक्षक, लिगेंड के पास में भी कौन से कक्षक हैं, डी कक्षक, बंध कौन सा बनता है, पाई, तो इसको बोलते हैं डी पाई बॉन्डिंग। धातु के पास में जनरली डी कक्षक खाली होते हैं, या अपन कहें लिगेंड के पास में पी कक्षक हो तो ये बन जाता है डी पाई पी पाई। या फिर क्या होता है, दोनों के पास में अगर कौन से कक्षकों का अतिव्यापन हो रहा है, पी कक्षकों का, तो इसे अपन बोलते हैं पी पाई बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये जो अपने पास में बैक बॉन्डिंग होती है ये भी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। और अपन कहते हैं इसके द्वारा संकुल जो है उसमें पहले लिगेंड धातु को इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेकिन धातु पुनः इलेक्ट्रॉनों को दे देती है, किसको, लिगेंड को, और इससे क्या हो जाता है, दोनों के मध्य इलेक्ट्रॉनों का वापस समन्वय, जिससे संकुल जो है वो अपनी वैद्युत उदासीनता को बनाए रखते हैं। वीबीटी जो है वो इसका एक्सप्लेनेशन करने में क्या रही थी, असफल रही थी। ठीक है जी, तो ये था अपना टॉपिक जिसमें अपन सबसे पहले पढ़ते हैं वीबीटी की कमियां। अब अपन पढ़ते हैं अपना वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड टॉपिक CFT। तो देखिए दूसरा अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा CFT। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे अपन, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। देखिए ये जो अब है आगे के पूरे टॉपिक में CFT से रिलेटेड ही चलेगा कि CFT क्या कहती है। देखिए क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत जो है ये जनरली किस पर डिपेंड करता है, तो इसने कहा धातु के डी कक्षक जो हैं उन पर डिपेंड करता है कि सभी धातु के डी कक्षक उनकी आकृति समान नहीं होती है। तो देखिए क्या कहेंगे, इसके अनुसार धातु में 5 डी कक्षक होते हैं, परंतु इनकी ज्यामितियां, इनकी आकृति लिख दूं मैं, इनकी आकृति भिन्न भिन्न पाई जाती है, भिन्न भिन्न पाई जाती है। देखिए कौन कौन से हैं, तो अपन ने कहा सबसे पहले डी कक्षक होते हैं। डी कक्षकों की अगर अपन बात करें तो एक धातु है, तो जैसे एस कक्षक कितना होता है, 1, पी कक्षक कितने होते हैं, 3, वैसे डी कक्षक कितने होते हैं, 5। कौन कौन से हैं इनकी बात करें तो सबसे पहला होता है डी अक्स वाई, फिर कौन सा होता है डी वाई जेड, फिर कौन सा होता है डी जेड एक्स। इसके बाद में अगर बात करें अपन तो अपन ने कहा और कौन से होते हैं, तो एक होता है डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, और एक कौन सा होता है डी जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये मैंने 2 कलर से क्यों लिखे हैं, तो देखो 2 प्रकार के कक्षक होते हैं। एक जो कक्षक है ये 3 कक्षकों की बात कर रहे हैं, इनको बोलते हैं T2G कक्षक। ठीक है, और ये जो मैंने रेड कलर से बनाए हैं इनको बोला जाता है EG कक्षक। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सारे डी कक्षकों की आकृतियां क्या होती हैं, पहली बात तो भिन्न भिन्न, लेकिन इन 3 कक्षकों की पालियां होती हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं, अक्षों के मध्य में, और ये जो है इनकी पालियां कहाँ पाई जाती हैं, अक्षों के ऊपर। तो सबसे पहले अपन बनाते हैं CFT सिद्धांत को पढ़ने के लिए डी कक्षकों की आकृतियां। डी कक्षकों की आकृति देखो जी, सबसे पहला देखो अपन ने कहा सबसे पहला कक्षक कौन सा अपने पास में, तो अपन ने कहा ये है डी अक्स वाई। देखो
कहाँ होती हैं? तो अपन ने कहा इसकी पालियां बनाते हैं अपन। तो अपन ने कहा एक एक्सिस कौन सी लेंगे? एक्स एक्सिस। एक कौन सी लेंगे? वाई एक्सिस लेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर अपन बनाएंगे। तो डी कक्षक है। एस कक्षक कैसे होते हैं? गोलाकार। पी कक्षक कैसे होते हैं? डंबलाकार। और डी कक्षक कैसे होते हैं? द्विडंबलाकार। यानी दो इसमें क्या पाए जाते हैं? डंबल शेप्ड। तो इसकी जो एक डंबल है वो तो कहाँ पाई जाती है? इस तरह से। और दूसरी जो है वो कैसे पाई जाती है? यहाँ। यानी इन अक्षों के कहाँ पाई जाती हैं? ये बीच में पाई जाती हैं। और अक्ष और वाई के बीच में होने के कारण इसका नाम दे दिया जाता है कौन सा? अक्ष और वाई। दूसरा देखिए, सेकंड पढ़ते हैं, क्या हो जाएगा? डी वाई जेड। देखिए वाई जेड की आकृति कैसे बनाएंगे? तो वही बात अपन ने कहा, पहले क्या ली अपन ने? ये दो एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ली। अब बनाते हैं इस पे, अपन ने कहा डी कक्षक। डी कक्षक की वही दो पालियां होंगी। तो अपन ने कहा दोनों जो पालियां हैं वो कहाँ होंगी? अक्ष और वाई और जेड एक्सिस के मध्य में होंगी, ठीक है। एक और बनाते हैं अब अपन। तो तीसरा कौन सा है? तो अपन ने कहा थर्ड जो है वो कौन सा हो जाएगा? डी जेड अक्ष, ठीक है। बनाते हैं इसको। तो अपन ने कहा यहाँ पर क्या लेंगे? वही दो एक्सिस। एक कौन सी आएगी? तो अपन ने कहा एक्स एक्सिस। एक कौन सी हो गई? जेड एक्सिस। और अब बनाते हैं कौन सा इस पे? पालियां। तो अपन ने कहा डी कक्षक है, इसकी दो पालियां हैं और दोनों जो पालियां हैं वो कहाँ होंगी? इन अक्षों के मध्य में होंगी, ठीक है। तो तीन कक्षक हैं। ये तीन कक्षक कौन कौन से हो गए? तो अपन ने कहा डी एक्स वाई, एक कौन सा हो गया? डी वाई जेड, और एक कौन सा हो गया? जेड अक्ष। ये तीन ऐसे हैं जिनकी पालियां कहाँ पाई जाती हैं? अक्षों के मध्य में पाई जाती हैं, ठीक बा। अब बनाते हैं और। तो अपन ने कहा और कौन से रह गए? तो अपन ने कहा एक है डी अक्ष स्क्वायर, माइनस नहीं है ये, डैश वाई स्क्वायर। देखिए कैसे बनाएंगे? तो अपन ने कहा अब की बार जो बनाएंगे ये क्या है? अक्षों के ऊपर होंगी। एक तो एक्स एक्सिस पे, एक कहाँ पाई जाएगी? वाई एक्सिस पे पाई जाएगी। तो कैसे बनाएंगे इसको? देखिए एक पाली है वो हो गई इसे एक्स एक्सिस पे, एक पाली जो है वो कहाँ हो गई? ऐसे वाई एक्सिस पे, ठीक है। एक और लास्ट कौन सा बच गया? तो अपन ने कहा लास्ट है अपने पास में डी जेड स्क्वायर। देखिए जेड स्क्वायर जो है इसकी दोनों ही पालियां कहाँ पाई जाती हैं? जेड एक्सिस पे पाई जाती हैं। लेकिन जेड एक्सिस पे किस प्रकार से होती हैं? तो अपन ने कहा एक दूसरे के लंबवत, इस तरह से होती है। अब मैं एक पाली तो ऐसे बनाऊंगी इस एक्सिस पे, और एक बनाऊंगी ऐसे आपकी तरफ, वो आपको दिखाई नहीं देगी। तो देखो मैं इसको कैसे बना देती हूँ। अपन ने कहा इसको अपन इस तरह से बना लेते हैं कि एक जो पाली है वो तो क्या है? ऐसे, और दूसरी पाली ऐसे, आधी आपकी तरफ आधी बोर्ड से नीचे। तो इसको बनाने के लिए मैं ऐसे राउंड शेप बना देती हूँ कि ये दोनों जो हैं ये कहाँ पर हैं? अक्षों के ऊपर हैं। तो टोटल अपने पास में डी कक्षक कितने थे? 5, जिनमें से तीन अक्षों, जो तीन डी कक्षक हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? अक्षों के मध्य में। और दो कहाँ पाए जाते हैं? तो अपन ने कहा अक्षों के ऊपर पाई जाती है इनकी पालियां, ठीक है। अब इन आकृतियों के आधार पर ही अपन क्या पढ़ेंगे? सीएफटी पढ़ेंगे कि अलग अलग किस प्रकार से होगी। तो देखिए, देखो सबसे पहले देखो क्या कहेंगे अपन। तो अपन ने कहा सीएफटी की बात करते हैं। तो अपन ने कहा सीएफटी के लिए क्या लिखेंगे? एक धातु आयन के पास एक धातु आयन के पास कुल 5 डी कक्षक उपस्थित होते हैं, जिनकी ऊर्जा समान पाई जाती है, समान पाई जाती है। इन्हें समभ्रंश डीजनरेट
समभ्रंश जिनकी ऊर्जा समान होती है कक्षक कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, अब देखो क्या कहेंगे, जब कोई लिगेंड, लिगेंड का मतलब जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है वो, लिगेंड धातु आयन के साथ बंध बनाता है, बनाता है। तो देखो धातु के पास में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन, लिगेंड के पास में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या लगता है, प्रतिकर्षण। तो क्या कहेंगे, बनाता है। तो धातु तथा लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण लगता है, प्रतिकर्षण लगता है। ठीक है, अब प्रतिकर्षण लगेगा, लेकिन दिक्कत क्या है कि सारे डी कक्षक एक जगह ही नहीं है। तो क्या कहेंगे, परंतु धातु के कुछ डी कक्षकों की पालियां अक्षों के मध्य जबकि कुछ कक्षकों की पालियां अक्षों पर स्थित होती हैं, अक्षों पर स्थित होती है। अतः इन डी कक्षकों पर लिगेंड द्वारा लगने वाला प्रतिकर्षण भी अलग अलग होता है, अब देखो, जिन डी कक्षकों की पालियों पर प्रतिकर्षण अधिक लगेगा वो किस में चले जाएंगे, उच्च ऊर्जा स्तर में। जिन पालियों पे प्रतिकर्षण क्या लगेगा, कम, वो किस में चले जाएंगे, निम्न ऊर्जा स्तर में। देखिए क्या कहेंगे, जिन डी कक्षकों की पालियों पर जिन डी कक्षकों की पालियों पर प्रतिकर्षण अधिक लगता है, वे उच्च ऊर्जा स्तर में जबकि जिन डी कक्षकों की पालियों पर प्रतिकर्षण कम लगता है,
कम लगता है वे निम्न ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। निम्न ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। अब देखो प्रतिकर्षण अलग अलग लग रहा है, तो कुछ की ऊर्जा तो क्या हो गई अधिक, कुछ की ऊर्जा क्या हो गई कम। यानी पहले सबकी ऊर्जा क्या थी समान, समभ्रंश थे, लेकिन अब इनकी समभ्रंशता क्या हो जाती है समाप्त हो जाती है। तो क्या कहेंगे चले जाते हैं, जिससे डी कक्षकों की समभ्रंशता समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसे ही डी कक्षकों का विपाटन कहा जाता है, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, विपाटन कहा जाता है। ठीक है, तो ये अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा अब अपने पास में कि डी कक्षकों की ऊर्जा अगर समान नहीं है तो फिर क्या कहेंगे, किन की ऊर्जा ज्यादा होगी किन की ऊर्जा कम होगी, ये डिपेंड करता है अलग अलग ज्यामितियों पर। तो अपने सिलेबस में 3 ज्यामितियां दे रखी हैं, एक दे रखी है अष्टफलकीय, एक दे रखी है चतुष्फलकीय और एक दे रखी है वर्गाकार समतलीय, यानी स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। इन तीनों के अंदर ही ये जो डी कक्षकों का विपाटन होता है या स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स होती है, ये क्या होती है अलग अलग होती है। तो अपन इसको पढ़ेंगे कि अलग अलग कैसे होती है और फिर ये अलग अलग होती क्यों है, इसका कारण क्या है। ठीक है, तो अब अपने पास में है कि सीएफटी को पढ़ने से पहले जो भी सीएफटी या कोई सिद्धांत दिया जाता है उसको लेके कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं। पोस्टुलेट्स का मतलब है अभिग्रहित होते हैं कि जिसने भी ये सिद्धांत दिया उसने ऐसा माना है। तो वो मैं आपको लिखा देती हूँ कि अपन को भी सेम सीएफटी पढ़ते समय वही चीजें हैं वो फॉलो करनी है। तो अब अपने पास में रहेगा एक तो विपाटन और एक रहेगा सीएफटी के अभिग्रहित। तो देखिए टॉपिक है अपना सीएफटी के मुख्य अभिग्रहित पोस्टुलेट्स। क्या थे पोस्टुलेट्स, देखिए सबसे पहला पोस्टुलेट ये था कि सीएफटी के अनुसार धातु तथा लिगेंड बिंदु आवेश होते हैं। बिंदु आवेश होते हैं। बिंदु आवेश का मतलब क्या है, ये है पॉइंट चार्ज होते हैं, यानी एक पॉजिटिव है और एक क्या होता है नेगेटिव। लेकिन ये इसकी कमी थी, कमी क्या थी, सभी धातुओं का आकार समान नहीं हो सकता और ऐसे सारे लिगेंडों का आकार है वो समान नहीं हो सकता। लेकिन अभी अपन इसकी कमी की बात नहीं कर रहे हैं, तो अपन को इनको क्या मानना है पॉइंट चार्ज मानना है कि ये यहाँ पर ये धातु और ये क्या है लिगेंड है। ठीक है, इस तरह से मानना है। अब देखिए दूसरा, अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव है यानी पॉइंट चार्ज है तो इनके मध्य क्या लगेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के मध्य आकर्षण बल। तो क्या लगेगा, धातु तथा लिगेंड के मध्य परबल वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। परबल वैद्युत आकर्षण बल उपस्थित होता है जिससे इनके मध्य उपस्थित
बंध की प्रकृति, बंध की प्रकृति आयनिक होती है, आयनिक होती है। आयनिक बंध समझते हैं ना, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के मध्य जो आकर्षण बल लगता है वो यहाँ पर कौन सा बंध कहलाता है, आयनिक। एक एक इलेक्ट्रॉन की अगर शेयरिंग होती है तो बंध कौन सा बनता है, सहसंयोजक। और अगर एक ही स्पीसीज है वो दोनों इलेक्ट्रॉन देकर बंध बनाती है तो वो कौन सा कहलाता है, उपसहसंयोजक कहलाता है। तो CFT ने धातु और लिगेंड के मध्य बंध की प्रकृति मानी, वो कैसी मानी, आयनिक मानी। 100% बंध कैसा माना, आयनिक माना। ये भी इसकी कमी थी कि बंध कभी भी 100% है वो आयनिक नहीं हो सकता। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट क्या पढ़ेंगे, अभी पढ़ा अपन ने कि सारे डी कक्षकों की ऊर्जा है वो समान नहीं रहेगी। कब, जब कोई लिगेंड आकर इनसे बंध बनाएगा। तो देखिए थर्ड क्या कहेंगे, धातु के सभी डी कक्षकों की ऊर्जा, धातु के सभी डी कक्षकों की ऊर्जा, डी कक्षकों की ऊर्जा समान नहीं होती है, समान नहीं होती है। ठीक है, कारण क्या है कि डी कक्षक है वो कैसे नहीं है, डी जनरेटेड नहीं है, इनकी ऊर्जा कम और क्या हो जाती है, ज्यादा, यानी डी कक्षकों का क्या हो जाता है, विपाटन। तो देखिए फोर्थ पॉइंट क्या पढ़ेंगे अपन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फोर्थ पॉइंट, क्या कहेंगे कि धातु के डी कक्षकों का, डी कक्षकों के विपाटन से एक ऊर्जा मुक्त होती है, एक ऊर्जा मुक्त होती है, एक ऊर्जा मुक्त होती है जिसे CFSE यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, स्टेबलाइजेशन एनर्जी, या अपन कहें क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, स्थायीकरण ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये ऊर्जा क्या हो रही है, मुक्त हो रही है, यानी ये हमेशा निकलने वाली ऊर्जा है। और अपन को पता है कि ऊर्जा अगर निकलती है तो संकुल का स्टेबिलिटी बढ़ता है। तो क्या कहेंगे, सिंपल लिख सकते हैं कि CFSE जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्टेबिलिटी के। ठीक है, अब स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे, तो अपन ने क्या कहा, अगर किसी धातु के पास में, ठीक है, डी कक्षकों का विपाटन जितना ज्यादा होगा, CFSE उतनी क्या निकलेगी, ज्यादा। CFSE जितनी ज्यादा निकलेगी तो संकुल का स्थायित्व उतना ही क्या हो जाएगा, ज्यादा। विपाटन अगर क्या है, कम है, तो विपाटन अगर कम होगा यानी डी कक्षक जो है वो उच्च ऊर्जा और निम्न ऊर्जा में कम जाएंगे, तो यहाँ पर निकलने वाली ऊर्जा का मान भी क्या हो जाएगा, कम। और निकलने वाली ऊर्जा का मान अगर कम हो गया तो अपन ने कहा उन संकुलों का स्टेबिलिटी भी क्या हो जाता है, कम। तो क्वेश्चन आते हैं अपने पास में, चतुष्फलकीय संकुलों की बजाय अष्टफलकीय संकुल होते हैं वो ज्यादा स्थायी होते हैं, कारण बताइए। तो कारण यही है कि अष्टफलकीय संकुलों के अंदर विपाटन जो होता है वो चतुष्फलकीय संकुलों से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो ये CFSE के पोस्टुलेट्स। अब अपना मेन टॉपिक बचता है कि अपन को तीन चीजों के अंदर पढ़ने हैं डी कक्षकों की स्प्लिटिंग, वही वापस है ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और एक कौन सा बच गया, स्क्वायर प्लेनर। तो ये थी आज की अपनी क्लास जिसमें अपन ने
कल की क्लास से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पढ़े जिसमें थी वीबीटी की कुछ ही कमियां। तो वीबीटी की कमियां क्या थी, तो अपने का वीबीटी में बहुत सारी कमियां थी जिनको अपन कल से क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। अपन ने कहा डी कक्षकों के अंदर इनकी बात कहीं पे भी शामिल नहीं थी। वीबीटी ने सिंपल ऐसे कहा कि खाली कक्षक होते हैं, लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, बंध बना लेता है, कौन सा, उपसह संयोजक। लेकिन कौन से डी कक्षकों के साथ बंध बनाता है, इसके आधार पर संकुल हो जाते हैं दो प्रकार के, निम्न और उच्च चक्रण। वीबीटी नहीं बता सकती है कि कौन सा निम्न चक्रण बनेगा और कौन सा उच्च चक्रण बनेगा। दूसरा, चुंबकीय गुणों की व्याख्या नहीं कर सकती है। तीसरा, सिंपली किसी भी संकुल की ज्यामिति जो होती है उसकी व्याख्या भी नहीं कर सकती है। उसके बाद में कहा कि संकुल जो है वो जनरली कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं, रंगीन संकुल होते हैं, लेकिन रंगीन संकुलों की व्याख्या है वो भी नहीं कर सकती है। दो संकुल हैं, धातु क्या है, समान, ऑक्सीकरण अवस्था भी क्या है, समान, लेकिन फिर भी दोनों की ज्यामिति क्या हो सकती है, अलग अलग। इसका एक्सप्लेनेशन है वो वीबीटी नहीं कर सकती। ज्यादातर संकुल हैं वो कैसे होते हैं, वैद्युत उदासीन होते हैं, लेकिन इनको भी वीबीटी है वो समझा नहीं सकती है। तो ये बहुत सारी वीबीटी की क्या थी, कमियां थी। फिर अपन ने पढ़ा कि वीबीटी अगर नहीं समझा सकती है तो अपन ने बहुत सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन दिया कि वैद्युत उदासीनता किस प्रकार से होती है या कलर किस प्रकार से दिखाई देते हैं। तो इन सब के एक्सप्लेनेशन अपन ने किस लिए दिए, तो अपन ने कहा अपन को सीएफटी पता थी, सीएफटी के आधार पर अपन वीबीटी के सारे क्वेश्चंस के क्या दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। तो इसके लिए अपन ने पढ़ा अपना नया टॉपिक सीएफटी। सीएफटी क्या होता है, सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। इस सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी तो यह थी कि इसने केवल और केवल फोकस किया किस पर, धातु के डी कक्षकों पर, ठीक है। लेकिन इसकी कमियों की बात तो अपन बाद में करेंगे, पहले इसको पढ़ते हैं। तो इसने कहा डी कक्षक जो होते हैं वो धातु में पाए जाते हैं। डी कक्षक होते कितने हैं, 5। लेकिन इसने इंपॉर्टेंट चीज ये कही कि सारे डी कक्षक जो है उनकी ज्यामिति एक जैसी नहीं होती है, हर एक डी कक्षक जो है उसकी ज्यामिति क्या हो सकती है, अलग अलग। इस आधार पर अपन ने डी कक्षकों को बांटा दो कैटेगरी में। एक कैटेगरी थी जिनमें डी कक्षकों की पालियां कहाँ पाई जाती हैं, अक्षों पर। एक कैटेगरी जी जिसमें पाई जाती हैं अक्षों के मध्य में। अब अपन ने कहा जब भी कोई धातु और लिगेंड क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, तो ऐसा नहीं है कि धातु के पास एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है, लेकिन जैसे देखिए एफ ही है, 26 नंबर पे आती है। इसके पास कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 26 है। यानी इसमें 1s2, 2s2, 2p6 यानी sp ऑर्बिटल्स के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। लिगेंड के पास में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इन इलेक्ट्रॉन पे सेम चार्ज होने के कारण क्या लगता है, प्रतिकर्षण। लेकिन सभी पे प्रतिकर्षण है वो समान प्रकार का नहीं होता। कुछ पे प्रतिकर्षण क्या लगता है, कम, कुछ पर प्रतिकर्षण क्या लगता है, अधिक लगता है, जिससे डी कक्षक जो है वो अलग अलग ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। इसे अपन बोलते हैं डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग, ठीक है। जैसे ये स्प्लिटिंग होती है तो अपन ने कहा इनमें यहाँ पर क्या निकलती है, एक ऊर्जा, और इस ऊर्जा को क्या बोला जाता है, CFSE, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। किसी संकुल में CFSE का मान जितना ज्यादा होता है उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होती है, उतनी ही ज्यादा होती है। तो ये थी आज की क्लास जिसमें अपन ने ये सारी चीजें पढ़ी। अब अपने पास रहेगी मेन स्प्लिटिंग, क्यों होती है, कैसे होती है, कौन सा संकुल ज्यादा स्थायी बनता है, कौन सा संकुल कम स्थायी बनता है, इन सब की बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद।